बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमने नामवर सहाफ़ी और तजिया निगार मज़हर अब्बास साहब को ज़हमत दी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ चीज़ों को उलझाऊं या कुछ ज़्यादा आपका टाइम लूं, तो मैं डायरेक्ट आपको मज़हर अब्बास साहब के पास लिए चलता हूं। मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नवाज। मज़हर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्तन फ़वक्तन हमें टाइम देते रहते हैं। अच्छा मज़हर अब्बास नहीं, साहब, कोई बात नहीं। इस वक्त जो जी जी, सिचुएशन बोले चल बोले। रही है हमारे मुल्क की या पार्लिमानी सिस्टम की या वफाक की हुकूमत की, जिस तरह फार्मेशन हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, एक अफरा तफरी का आलम है। एक एक पॉलिटिकल इंतशार है। आखिर ये इंतशार हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, अगर एक लफ्ज में इसको मैं बयान कर सकूं तो वो ये है कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि कोई चीज भी सेटल नजर नहीं आती, कोई चीज भी ऐसा नजर नहीं आती कि जिससे ये उम्मीद चल पड़े कि शायद इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। ऐसी उम्मीद हो पड़े कि अब हमारी पार्लियामेंट मजबूत होगी। ये उम्मीद हो सके कि हमारे सियासतदान तारीख से सबक सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जमहूरियत का सब राग अलापते हैं, जमहूर का कोई ख्याल नहीं रखता। तो जो आपका जमहूर है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसा हुआ है, उनको हम सिर्फ नारेबाजी से, चंद लफाजी से सेटिस्फाई करने की, मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमली तौर पे हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो किसी कोई भी बहाना हो, कोई भी एक्सक्यूज हो, उसका जो बोझ है वो एक आम आदमी पर पड़ता है। जिनके नाम का वो जो है राग अलापते हैं, जिनके नाम पर वो वोट लेकर आते हैं, सबसे ज्यादा तकालीफ भी उन्हीं को पहुंचाते हैं। और एक मायूस कुन सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ना अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम हो सकी, ना ऐसी मिसालें कायम हो सकी कि लोगों को इंतखाबात पे एतबार बढ़े लोगों का, और इंतखाबात पे ही नहीं, लोगों का जमहूरियत पर एतबार हो। वो ये और उसकी एक बड़ी सी वजह है नवाज, वो ये कि हमारी जो जमहूरी जो है जमहूरी जमातें हैं, जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार कहती हैं, वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं कर रही। यानी एक तरीका होता है कि अगर आप जो सबसे बड़ी नर्सरी होती है जमहूरियत की, वो होती है हमारी बल्दियाती निज़ाम। तो हमने अपने बल्दियाती निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं किया, हमने एम्पावर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ जो भी सिस्टम आ जाए, आप हमारा माशरा, हमारी जो सरकार है, हमारे जो अफसरान हैं, चाहे सरकारी के अफसरान हो या कोई दूसरे हो, वहां करप्शन का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि एक आम आदमी की पहुंच से वो काम ही दूर हो गया है। आप जाएं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, वहां आप देखेंगे कि सरकारी दफ्तर में एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि मुलाकात का वक्त फुला से फुला टाइम तक होता है आम आदमी के लिए। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 70-80% केसेस में आपको कभी नजर नहीं आएगा कि अफसर वक्त पर आया हो। लोग घंटों हो जाते हैं और फिर बहाने। तो ये वो चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते थे, और शायद अब भी उम्मीद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सियासतदान, हमारी सिविलियन हुकूमतें कम से कम इस माइंडसेट को तब्दील करें। हमारा MNA MPA जैसे ही वो मुंतखब होता है, सबसे पहले वो अपने प्रोटोकॉल का ख्याल करता है। सबसे पहले उसको एक गाड़ी चाहिए होती है, पुलिस की मोबाइल चाहिए होती है। सबसे पहले वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को तब्दील करके MNA MPA लिखता है और पहली कानून की खिलाफ वर्जी वहां करता है वो। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम एक लफ्ज में इस चीज को डिस्क्राइब करें कि हमारा निजाम किस तरफ जा रहा है, तो वो तबाही है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, वो इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़ थे, होते वक्त भी मुतनाज़ थे, होने के बाद भी मुतनाज़ हैं। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ अब सामने आई है उसमें यह है कि सेनेटर हैं उमर फारूक साहब, और JUIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान, ANP के रहनुमा हैं एमिल वली, और PMLN के रहनुमा हैं जावेद हाशमी, जो बागी के नाम से मशहूर हैं।
इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। जावेद हाशमी साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट कैंसर है जो हमारे मुल्क को चाट रही है। एम एल वली और फजल रहमान साहब का कहना है कि करोड़ों रुपए की वजह लेकर और जो मैंडेट है वो चुराया गया है और लोगों को जितवाया गया है। अब खुलकर नाम सामने आ रहा है, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है। तो इससे इस्टेब्लिशमेंट का जो वक़ार है या जो वक़ार रहा है उसकी साख पे कितना असर पड़ सकता है? देखिए, जिन जमातों की आपने मिसालें दी उनका एतराज तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम देखें तो 2024 के इंतखाबात में अगर एक जमात जिसका अमली तौर पे रास्ता रोका गया वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। यानी उसका ये छोड़ दें कि उनके लीडर जो है वो नाअहल करार दे दिए गए, जेल में सजा काट रहे हैं, सजा हो गई। लेकिन अगर हम पार्टी के लेवल पर भी देखें, पार्टी के पास उसका सिंबल नहीं था, सिंबल ले लिया गया। इसी तरीके से जो उनके लोग इलेक्शन लड़े हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेलों से इंतखाब लड़ा है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो मफरूर हैं और वहां से इलेक्शन लड़ा है। और अभी आप देख रहे हैं पंजाब असेंबली में जो सेशन हो रहा है उसमें कुछ जो पीटीआई के बैक्ड आजाद उम्मीदवार हैं जो इत्तेहाद कौंसिल के नाम से असेंबलियों में बैठे हुए हैं, उनके पास रिजर्व सीट्स भी नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं। तो अगर हम देखें कि सही मानों में अगर कोई इसका विक्टिम बना है 2024 के इंतखाबात का तो वो पीटीआई है। और अगर हम ये देखें कि उसके बावजूद भी जो पीटीआई का वोटर है उसने कमाल तरीके से जाके वोट दिया और इन सारी मुश्किलात के बावजूद वो वाहिद पार्टी है जो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के निकली। अब जहां तक एम एल वली खान साहब का या मौलाना फजल रहमान का या दीगर का है, इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर जमात बज़ाहिर लगती है JUI जमीयत उलमा इस्लाम। मौलाना फजल रहमान अपनी जो आबाई नशिस्त है, ये दूसरा इलेक्शन है कि वो वहां से नहीं जीत पाए। 2018 में भी नहीं जीत पाए थे, अभी भी नहीं जीत पाए और पशीन से जाके उन्होंने इंतखाब लड़ा और पशीन से वो कामयाब हुए। जो JUI है उसको गिला सिर्फ जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे ही नहीं है, उसको गिला खुद अपने इत्तेहादियों से भी है। कि आज आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी ये जब PDM बनी थी तो उसके सरबराह इन्होंने मिलकर मौलाना फजल रहमान को बनाया था। फिर पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई, लेकिन उसके बावजूद मौलाना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात तो उनके इलेक्शन तक ठीक रहे। तो ये अचानक क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही हाथ खींचा हुआ था, PMLN ने भी हाथ खींच लिया और अब मौलाना को जो है वो PTI के हवाले से भी अब उनके कुछ मुस्बत बयानात नजर आते हैं। जैसे उन्होंने बुशरा बीबी के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों पर बयान दिया, इस तरह की चीजें हैं। अवामी नेशनल पार्टी का मामला जो है, एम एल वली खान ने ये तो कह दिया ये सारी चीजें कि करोड़ों रुपए लेके, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में आप देखते हैं कि उनकी कितनी पिटीशंस एक्सेप्ट होती हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी को खुद अपनी पॉलिटिक्स का भी जायजा लेना चाहिए कि उनसे कहाँ गलती हुई। सियासी तौर पे उनकी पार्टी के अंदर अच्छा खासा पिछले चंद सालों में हमने रिफ्ट देखा, अच्छा खासा। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं कि बदकिस्मती से अवामी नेशनल पार्टी आज नेशनल अवामी पार्टी जो 70 की थी उससे बहुत दूर चली गई है। जिस तरह हमें जमीयत उलमा इस्लाम जो जमीयत उलमा हिंद या उसके बाद मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम थी उससे खासी हद तक मुख्तलिफ नजर आती है। इसी तरह हम दीगर सियासी जमातों का भी अगर जायजा लें, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज उतनी वैसी नजरियाती जमात के तौर पे सामने नहीं नजर आती जिस तरह के जुल्फिकार अली भुट्टो के अदवार में रही, या उसके बाद जब उन पर मुश्किल हुई, वो फांसी जेल में थे, फांसी चढ़े उस वक्त थी। तो जमातों में ये चीजें आई हैं, लेकिन ANP JUI को खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और उसकी जहां एक बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की मुसलसल बढ़ती हुई मकबूलियत
है ये तहरीक इंसाफ ने एक तरीके से जीता है, 2013 में भी 2018 में भी। वरना माजी में हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की रवायत ये रही थी कि वो जब एक पार्टी को वोट देते थे एक इंतखाबात में, तो दूसरे इंतखाबात में हमेशा वो किसी दूसरी जमात को वोट देते थे। तो मेरा ख्याल है ANP JUI को और दीगर जमातों को भी अपने आप को रिविजिट करने की जरूरत है कि उनसे सिर्फ ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के से आपको आप मुर्द इल्जाम ठहरा दें, खुद अपनी कारकर्दगी का भी जायजा लेने की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट का लार्जर इसको उस पर देखना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल स्पेस कौन दिए जा रहा है या स्पेस वो ले किस तरह रही है, और उसका मुकाबला सियासी जमातें क्यों नहीं कर पा रही। और सियासी जमातें एक तरीके से कल तक जो हाइब्रिड निज़ाम कहा करते थे, हाइब्रिड निज़ाम पे तनकीद करते थे, आज वो उसी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये मजमूई तौर पर सारी सियासी जमातों के हैं। अच्छा मज़हर अब्बास भाई, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना मतीउल्लाह जान पर गर्म हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो हवाले से। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो चेयरमैन सेनेट हैं अनवारुल हक काकड़, वो कौन नहीं जानता कि वो किसका बंदा है। तो क्या इससे मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि जो जमहूरियत है वो मज़ीद मजबूत हो सकती है? नहीं, कैसे हो सकती है? देखिए, ये सिर्फ अनवारुल हक काकड़ वाला मसला नहीं है, पंजाब असेंबली का भी, पंजाब असेंबली के स्पीकर वाला मसला भी नहीं, ये मामला देखें, ये मामला अगर आप देखें तो ये मामला पीपल्स पार्टी पे जो सबसे बड़ा सवालिया निशान बना था, वो बना था बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी थी, जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात थे, बढ़ गए थे, तो इसकी उस तरह तरदीद भी नहीं की गई कि जरदारी साहब का क्या रोल था बाप बनाने में। और फिर हमने तोफतन देखा कि सादिक संजरानी जो कि एक तरीके से अक़लियत में थे उस वक्त सेनेट में, और हासिल बदंजो जिनकी खानदान की एक पूरी जद्दोजहद रही थी कि हासिल बदंजो के हक में 64 सेनेटर्स थे, जब जो है लोग खड़े हुए और खड़े होके शो किया, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो वो 14 वोट जो है वो हासिल बदंजो के खिलाफ पड़े और 34 सेनेटर वाला जो है वो चेयरमैन बन गया, जो है सीक्रेट बैलेट में कामयाबी हासिल करके। और उसके बाद भी हमने देखा कि उसके बाद भी जब यूसुफ रजा गिलानी जो है पहले कौमी असेंबली जब सेनेटर मुंतखब हुए उस वक्त भी हमने देखा, और उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन हारे तो वो भी हमने देखा। तो सादिक संजरानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि फाइनल फैसला क्या होगा, लेकिन अगर अनवारुल हक काकड़ भी इन्हीं वोटों से चेयरमैन सेनेट बने तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हम आप अक्सर जो है वो हमारे जहनों में ये चीज़ होती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह का क्यास क्रिएट हुआ है या जिस तरह का एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डेवलप हुई है, इसके ख़ात्मे के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग बहुत ज़रूरी है, यानी ग्रैंड डायलॉग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए PTI को ऑन बोर्ड लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त इमरान खान के साथ निगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है और उसकी अक्सरियत को, उसके वोट को एक्सेप्ट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो सामने जब PTI का ये मौक़िफ़ आता है कि हमने PMLN से बात नहीं करनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, हमने MQM से बात नहीं करनी, तो मतलब इस अगर यही सिलसिला इस तरह है तो फिर मतलब क्या कहें हम PTI के इस बिहेवियर को? देखिए, बिल्कुल गलत बिहेवियर है, बिल्कुल गैर जमहूरी बिहेवियर है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन PTI को एक तरफ रखें, PTI को इस पूरे उसमें सिनेरियो में अगर हम एक साइड पे रखें, PTI का जो भी मौक़िफ़ है, जिस तरह मैंने कहा कि वो जमहूरी मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन ये जो जमातें हैं जो मिलकर अब हुकूमत बना रही हैं, ये इनका एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि मतीउल्लाह जान के सवाल पे बिलावल भुट्टो क्यों भड़क उठे, क्या खराबी थी उस सवाल में? सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और नून और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सामने है ना,
देखिए उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी लिखा है ना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का होगा। तो सिंध में आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का क्यों नहीं हुआ? और ये सवाल जब मुराद अली शाह साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2 जमातों में था। यानी जब ये सोच हो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जमातों में, मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरे मुल्क के लिए था, 2 जमातों का वो नहीं था। तो अगर मरकज में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उसमें अगर आप कुछ और जमातों को भी ऑन बोर्ड कर लें और सही मानों में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पर अमल करें, तो खुद ब खुद पीटीआई को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, और नहीं हुई तो वो आइसोलेट होगी। लेकिन आप खुद तो फैसला करें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किस तरह वो करना है। अब तो फाइनेंस में भी उनका अमल दखल बढ़ गया है, इकोनॉमी में भी बढ़ गया है, बाकी चीजों में तो पहले था ही। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अपना पॉलिटिकल स्पेस खोते जा रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को वो रिलीफ ही नहीं दे रहे कि लोग आपके साथ आके खड़े हो। तो ये जो, और फिर आपको इस तरह के, आप देखें ना कि उसूली तौर पे तो इस मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर के एंड या नवंबर में हो जाने चाहिए थे। उस वक्त ये जवाब पैदा किया गया कि पैसा नहीं है। तो ये 3, 4, 5 महीने में पैसा कहां से आ गया कि इलेक्शन भी हो गया, हर चीज हो गई। साफ जाहिर था कि उस वक्त इंतखाबात आप इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि आपको नजर आ रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब तो अभी वापस नहीं आए, तो कैसे होगा। अब वो वापस भी आ गए, तो लेकिन ये कि नताइज को पीटीआई के, आप उसे जो भी कहें, कि पीटीआई के वोटर ने इस तरह पलट कर रख दिया कि और कुछ हो ना हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब का वो ख्वाब कि चौथी बार वजीर आजम बने, वो नहीं पूरा हो सका। तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई नहीं आती, गलत रवैया है, पीटीआई को समझाने की जरूरत है। लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो कम से कम दीगर सियासी जमातें तो इस पर एक मौक़िफ़ बनाए ना अपना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए उसको सारी जमातों को भेजे और लोगों को सिग्नेटरी बनाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ताकि चीजें तो आगे बढ़े। अगर नहीं करेंगे तो बाकी को आप सिर्फ ये कह के कि पीटीआई ये कह रही है, ये तो काफी नहीं होगा। जो आपके पास ऑलरेडी एक ड्राफ्ट मौजूद है, आप उस ड्राफ्ट पे तो अमल करें। क्या ये 18वीं तरमीम में मौजूद नहीं है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाए? क्या आपने एम्पावर किया लोकल बॉडीज को, निचली सतह तक तो ले गए? क्या आपने स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शंस कराए? यूनियंस को क्यों नहीं मजबूत करते आप? क्या आपने ट्रेड यूनियंस को राइट्स ऑफ एसोसिएशन दिया है? अब तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना ये, अब तो ये मरकजी सब्जेक्ट तो नहीं है। अब तो मैं इसका सवाल वजीर आजम से नहीं, वजीर आला से पूछूंगा कि आप क्यों नहीं कराते? आप क्यों डेमोक्रेसी का राग अलापते हैं जब आप तालीमी इदारों में डेमोक्रेसी को नहीं फरोग देना चाहते? तो ये सवालात के जवाब तो जो पीटीआई से करने हैं वो तो करेंगे, लेकिन ये सवाल अगर और दीगर जमातें ऑन बोर्ड हो गई तो कम से कम वो तो इसका जवाब दें। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये इस वक्त जो जिस कंडीशन में अपना पीटीआई है, इमरान खान ने वकील हायर किए कि वो उनको जेल से बचाएं, लेकिन वकला ने इमरान खान को जेल में बिठा के और ख़ुद पार्लियामेंट पहुंच गए। इस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रच बस जाने की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान 9 मई के मुल्ज़मान को वजारत आला के लिए नामज़द कर देते हैं, KPK में भी और पंजाब में भी, और अपना उधर नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए भी। तो मतलब क्या इमरान खान क्या मुफाहमत नहीं चाहते, मुज़ाहमत चाहते हैं, या टकराव चाहते हैं, कोई बड़ा तसादुम चाहते हैं, या कोई ऐसा खूनी इनकलाब के मुंतज़िर हैं कि क्या हो ऐसा? आखिर होगा तो मज़हर अब्बास भाई यही ना होगा, तो यही कि सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा ना। देखिए ये पीटीआई को भी और बानी पीटीआई को भी ये सोचना पड़ेगा कि तसादुम की इस मुल्क में ना खूनी इनकलाब आ सकता है, ना अवामी इनकलाब आ सकता है। इस मुल्क में एक सिस्टम को आपको जिस तरह आगे लेके चलना है उसके बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई दरमियानी रास्ता कैसे निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, ये नहीं कि आप अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करें,
लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत मिली है तो खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करके आप लोगों को बाय एग्जांपल लीड करें कि देखें हमें इतने लिमिटेड मौके पे इतना कुछ मिला है, उसके बावजूद भी हमने ये कामयाबियां हासिल की है। साथ में आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। पीटीआई का एक बड़ा मसला ये रहा कि इमरान खान साहब ने जो है अगर 2013 में अगर अपनी पार्टी के इलेक्शंस करा के एक पूरा एक प्रोसेस में जाते इमरान खान और एक पार्टी को उस तरीके से खड़ा करते तो उन्हें 2013 में इस तरह के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिस तरह के लोग उनके साथ फिर आके जुड़ते चले गए और आखिर में जब मुश्किल वक्त आया तो उनमें से बेशतर लोग निकल गए जो कि निकलना ही था, क्योंकि जिस वक्त वो आ रहे थे उस वक्त भी उन्हें ये समझाया गया था कि वो लोग हैं कि जब भी मुश्किल वक्त पड़ा ये साइड पकड़ लेंगे। जो लोग उनके साथ पुराने कमिटेड थे वो आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ को सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनके गलत फैसला था पंजाब में उस्मान बुज़दार को लाने का, आज उस्मान बुज़दार उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने पिछले 3.5 साल जो है उस शख्स को जो है वो न सिर्फ उसका दिफा किया बल्कि वो ये कहते रहे कि ये एक बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन आखिर में पता चला कि वो सब फरेब था। तो बहुत कुछ है तहरीक इंसाफ को सीखने के लिए। वो सीखते नहीं सीखते ये आने वाले महीने और साल बता देगा। लेकिन अगर आपको इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक मुनासिब जो है ताकत है, खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार आपको हुकूमत मिली है, तो मेरा ख्याल है उसमें जो चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर है वो हम देखें। लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि अगर आपने जो है मज़ाहमत की पॉलिटिक्स ही की तो महज मज़ाहमत की पॉलिटिक्स से आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे, चाहे आपकी मकबूलियत का ग्राफ और भी ऊपर चला जाए। क्योंकि हमने देखा कि तमाम तर मकबूलियत के ग्राफ ऊपर होने के बावजूद भी और इंतखाबात में एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के बावजूद भी हुकूमत तो आप नहीं बना पाए। तो अब आप कैसे उस जद्दोजहद को, कैसे उन चीजों को कन्वर्ट करेंगे? तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपने आप को रिविजिट करने की जरूरत है, अपनी सियासत को रिविजिट करने की जरूरत है। उनके साथ एक बड़ी तादाद में वोटर है उसको मोल्ड करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे ये जो ट्रोलिंग का कल्चर है इसको खत्म करके एक बेहतर कल्चर को लाने की जरूरत है, ताकि तहरीक इंसाफ एक मजबूत, बेहतर और ताकतवर सियासी जमात के तौर पे देखिए। इस मुल्क में सियासी जमातें मजबूत होंगी तो जमहूरियत मजबूत होगी, तो सियासत मजबूत होगी। ये सबको सोचने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मुश्किल में भी है और सबसे ज्यादा मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको कम से कम ये सोचने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। फिर भी मैंने कहा IMF को खत तो लिख रहे हैं ना। अब देखें, अब इतने दिन हो गए, अगर अब तक खत नहीं लिखा तो मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ख्याल है कि इस पे कोई दूसरी मेरा ख्याल है उनकी राय बदली है। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उन्हें हर तरह से शायद पार्टी के अंदर भी ये राय दी गई है कि आपने ये कह तो दिया लेकिन इसका नुकसान हो रहा है पार्टी को, इसका नुकसान होगा पार्टी को। क्योंकि जनरली भी जो एक आम बिजनेसमैन, कारोबारी लोग हैं वो भी इस चीज को वो समझ रहे हैं कि हमारे वो चाहे आपका पोजीशन जैसी भी हो, लेकिन इससे शायद जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने बहुत अहम और कीमती टाइम दिया, अपनी तजावीज़ से हमें नवाजा। नाज़रीन, जिस तरह मज़हर अब्बास साहब की बातों को आपने सुना, या जिस तरह मज़हर अब्बास साहब इस PTI का जो भी अपना है इस वक्त उनका पॉलिटिकल एक सिस्टम चल रहा है, या जिस तरह के मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन आगे चल के बहुत सारी मुश्किलात PTI के लिए पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह IMF को लेटर लिखने के मामले पर अगर तो PTI ने यू टर्न ले लिया है तो बेहतरीन है, अगर नहीं दिया, अगर यू टर्न नहीं लिया तो PTI के लिए मजीद संगीन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस वक्त 25 यूट्यूबर्स जो PTI को अंधे होकर सपोर्ट कर रहे थे वो मुश्किल में पड़ने वाले हैं। हुकूमत साजी के बाद एक बहुत बड़ा ग्रैंड किस्म का एक ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसमें
पीटीआई के और 9 मई के बहुत अहम जो रहनुमा है वो धर लिए जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक और खबर भी देता जाऊं कि अडयाला जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट हैं अपना असद वड़ायत साहब। असद वड़ायत साहब ने वजारत महकमा दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब, वजारत दाखिला और आईजी जेल खाना जात को एक खत अरसाल किया है। मुबैना तौर पर उस खत में कहा गया है कि इमरान खान की जहनी कैफियत ठीक नहीं है। इमरान खान बात बात पर भड़क जाते हैं, इमरान खान बात बात पर गुस्से में आ जाते हैं, इमरान खान बात बात पर लड़ने पे उतर आते हैं और इमरान खान बात बात पर बदतमीजी करते हैं, गालम गलौज करते हैं। और मतलब उनकी जहनी कैफियत दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है कि हमें खदशा है कि इमरान खान किसी भी वक्त खुद को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा दें। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कल देर हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।